जय हिंद। मैं नितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका नॉलेज की नई दुनिया में। आज मैं बात करने वाला हूं उस व्यक्ति के बारे में जिसकी 134वीं जन्म दिवस आने वाला है और हम मनाने वाले हैं 14 अप्रैल। तो इनडायरेक्टली बहुत से लोगों को पता चल गया होगा, हम भीमराव अंबेडकर की बात करने वाले हैं। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, हो सकता है उसके बाद देख रहे हों, जन्मदिन के बाद मनाए जाने की बात देख रहे हों, तो मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में। बात है 14 अप्रैल 1891 की मध्य प्रदेश का महू जिला महार जाति के रामजी मौला जी और रामजी मौला जी की पत्नी भीमाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और वही पुत्र आगे चल के भीमराव अंबेडकर बनने वाला होता है। तो महार जाति से थे और महार जाति को नीची जातों में गिना जाता था, या यूं कह लें कि तुच्छ मानसिकता के लोगों के द्वारा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रसारित किया गया था कि शूद्र जो होता है या नीची जाति के लोग होते हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा के लिए होते हैं। उन्हें दूर रखा गया, समाज से एकदम बिल्कुल अलग रखने की कोशिश होती थी। और ये प्रताड़ना भीमराव अंबेडकर जी को बचपन से ही झेलनी पड़ी, चाहे वो स्कूल रहा हो, चाहे वो कॉलेज रहा हो, या समाज रहा हो, या कोई मंदिर रहा हो। तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने बदलने की सोची कि कुछ तो करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई से बहुत कुछ बदला जा सकता है। बड़ौदा रियासत के राजा ने इनकी सहायता करी और इन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के बाद वो अपने समाज के बारे में सोचने लगे कि समाज का उत्थान करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है, हम उस जग से पानी नहीं पी सकते जिस जग से किसी ब्राह्मण ने पानी पी लिया हो, उस घड़े से पानी नहीं पी सकते जिस घड़े से किसी उच्च जाति के व्यक्ति ने पानी पी लिया हो। वो घड़ा नहीं कह रहा है कि मैं पानी रखा हूँ, कहाँ का पानी है। वो कमंडल नहीं कह रहा है, या वो ग्लास नहीं कह रहा है जिसमें रस्सी बंधी हुई है या चेन बंधी हुई है। भैया इसको, ये लोग उच्च जाति के लोगों को ही पानी मिलेगा। वो गिलास नहीं मना कर रहा है, पानी नहीं मना कर रहा है, ना वो घड़ा मना कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति तुच्छ मानसिकता और अपने को उच्च का परिचायक रूप में लोगों को मना कर दिया था कि इस तालाब से पानी नहीं पी लेना, इस तालाब इनका है, आप दूर रहो, आपके लिए अलग कुआं है। इन्हीं चीज़ों से गुजरे वो और उन्होंने समाज को बदलने की सोची। महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है, जिसे अंगूरों का बगीचा कहा जाता है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं उसको, नासिक को। तो नासिक में एक काली मंदिर था, वहाँ पर प्रवेश के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया और कुछ समय के बाद में अपने लोगों की परेशानियों को देखते हुए वो जब आगे बढ़ रहे थे, पढ़ाई चल रही थी उनकी, उच्च शिक्षा प्राप्त हो गई थी, नौकरी भी करने लगे थे। उन्होंने क्या किया, 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कर दी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और उसी के द्वारा जो दलित थे, पिछड़े थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, तो उनके लिए कुछ करने की वो कोशिश करते थे। शिक्षा का भी प्रसार किया उन्होंने, अपने विचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पहले, अब जैसा दौर तो पहले नहीं था ना कि ना सीधे क्या करते, सोशल मीडिया पे जाते या एक यूट्यूब का चैनल वो बना देते और सभी को पढ़ाते रहते कि भैया ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा, या ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने उस समय का जो माध्यम था, सर्वोपरि माध्यम समाचार पत्र,
समाचार पत्रों का सहारा लिया, वो चाहे बहिष्कृत भारत हो या मूक नायक हो। इसके द्वारा उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। किताबें भी लिखी, जिसमें एक किताब आप याद रखें, शूद्र कौन थे, इसके लेखक भी भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और शूद्रों का उल्लेख की अगर मैं बात करूँ, चारों वर्णों के उल्लेख की जब बात आती है ना, तो चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति में। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र के बारे में बात की गई है। ऋग्वेद में शूद्र शब्द एक बार प्रयोग किया गया है। तो शूद्र कौन थे, ये किताब वो लिखते हैं, बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी। बात आती है 1932 की। आंदोलन कई सारे चल रहे थे, गांधी जी भी आंदोलन कर रहे थे, सभी लोग अपने अपने तरीके से अंग्रेज़ों को से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। और अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, यहाँ पर फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। कहा जहाँ पर पहले ही लड़ रहे हों लोग, मर रहे हों लोग, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती तोड़ने में। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो इस तरीके से करके क्या किया गया, गोलमेज सम्मेलन की बात बताता हूँ। 1930, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे इंग्लैंड में। और वहाँ पर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जी मौजूद रहते हैं और अपने दलितों की बात रखते हैं कि दलितों के लिए भी सीटों का बंटवारा होना चाहिए। तो 1932 में एक समझौता हो जाता है, पूना समझौता। तो वो गांधी जी के बीच में हुआ था, पूना समझौता। और उस समझौते में ये डिसाइड किया गया, अब दलितों की जो सीटें होंगी वो 171 से बढ़ा करके, नहीं 48, 71 सीटें हुआ करती थी, उनको बढ़ा करके 148 कर दिया गया था। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने समाज के लोगों के लिए उनको संवैधानिक तरीके से अपने विचारों को रखने के लिए उन सीटों से जो बढ़ावा मिला, वो उसमें से उन्हीं में से लोग पहुंच करके अपने विचारों को रख पाते थे। भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे ही देश के लिए काम करते रहे। और बात आ जाती है भारत के संविधान की। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। तो प्रारूप समिति से पहले की बात आपको बताऊं, 1946 में, उससे भी थोड़ा पहले ले जा सकता हूं आपको, 1945, 1939 और 1945 के बीच विश्व युद्ध हुआ, ये दूसरा वाला 6 साल चला था। और 45 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1946 में ब्रिटेन में सरकार भी बदल गई थी। क्लीमेंट एटली एक थे, उदारवादी थे। तो उनका मानना था भारत को आज़ाद होना चाहिए और उससे आज़ाद होने का हक है। अब वहाँ पर एक डेलीगेशन भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जब यहाँ पे आता है तो संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा इकट्ठा होती तो विश्व के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया जाता है। और भारत के लिए, उस भारत के लिए जहाँ पर कोस कोस पे पानी और 4 कोस पे बानी बदल जाती है, उस भारत के लिए जिसे एक स्वयं महाद्वीप कहलाने का हक है, उस भारत के लिए संविधान का निर्माण हो रहा था। तो संविधान सभा में BN राव ने क्या किया, संविधान का प्रारूप बनाया। और उस प्रारूप की जांच के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। इस प्रारूप समिति के द्वारा कुछ संशोधन के बाद, कुछ और चीज़ें जोड़ने के बाद में वो संविधान का प्रारूप संविधान सभा को सौंप दिया गया। आगे चल के हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो जाता है। और जिस प्रकार विश्व का पहला संविधान लिखित संविधान अमेरिका में बना था और उसका पिता, अमेरिकी संविधान का पिता मार्क जेफरसन को कहा जाता है ना, वैसे ही भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता की उपमाएं जो थीं वो भीमराव अम्बेडकर को दे दी जाती हैं। आधुनिक मनु भी कहा गया, और आधुनिक मनु कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। नव बुद्ध भी कहा जाता है। नव बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात हो रही है, ये वही नव बुद्ध और गौतम बुद्ध, ध्यान रखेंगे नहीं तो गड़बड़ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो जो काम गौतम बुद्ध ने किया था ना, कि वो उच्च कुल से थे, गौतम बुद्ध उर्फ सिद्धार्थ, शुद्धोधन और महामाया के पुत्र, बौद्ध धर्म के संस्थापक, वो क्षत्रिय कुल से थे। उन्होंने समाज में देखा कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, नहीं होना चाहिए, सर्वधर्म संभाव होना चाहिए।
वही चीज़ें तो भीमराव अम्बेडकर ने आगे देखी और करने की कोशिश की। नवबुद्ध नाम पड़ गया उनको। भारत का लिंकन कहा जाता है उनको, भारत का अब्राहम लिंकन कहा जाता है। वो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के थे और वहाँ पर उन्होंने कहा था प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा किया जाने वाला जनता प्रशासन है प्रजातंत्र। तो भारत का अब्राहम लिंकन यूं ही तो नहीं कह दिया गया उन्होंने। भारत का संविधान बना, भारत के संविधान की कुछ बातों के लिए उन्होंने कहा था कि भविष्य में आगे चल करके यदि मानवीय मूल्यों पर खरा नहीं उतर रहा है संविधान, तो वहाँ पर मैं संविधान को गलत ना कह करके मैं कहूँगा मनुष्य ने अपने मानविक मूल्यों या नैतिकता में परिवर्तन कर लिया है। संविधान में अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा संवैधानिक उपचारों को कि तो संविधान के हृदय और आत्मा है। संविधान का भाग 3 जो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है, आपके पास 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 हैं आपके पास, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में उसे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा ये संविधान का तो सबसे अलौकिक भाग है। आलोक का मतलब समझते हैं? आलोक, आलोक उजाले से संबंधित होता है। और संविधान में जो नीति निदेशक तत्व है ना, उनको संविधान की अनोखी विशेषता का है, अनोखी विशेषता उसको कहते हैं। और क्या करते हैं ये, बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं भदंत चंद्रमणि से। वो चंद्रमणि उनके लिए उनके जीवन में, भीमराव अम्बेडकर जीवन में सूर्य बनकर चमके थे। और भीमराव अम्बेडकर क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा भदंत चंद्रमणि से प्राप्त कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा के कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, जैसे अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी ये आप बताएंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और एक और दीक्षा की बात आती है, आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? लौट के आते हैं भदंत चंद्रमणि पे। तो भदंत चंद्रमणि के द्वारा इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया जाता है और वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। जीवन पर्यंत वो लगे रहते हैं अपनों की सेवा में और अपनों के लिए। उन्होंने भारत का विधान, मतलब सभी के लिए जो समान हो संविधान, उसका निर्माण करवाया। यूं ही तो उनको नहीं कहा गया भारतीय संविधान का पिता, यूं ही तो उनको नहीं कह दिया गया नवबुद्ध, यूं ही तो उनको भारत का अब्राहम लिंकन नहीं कह दिया गया। मूक नायक उनका समाचार पत्र कुछ ऐसा था जैसे खामोश रह करके बहुत कुछ बोल रहा हो। 6 दिसंबर 1956 को मुंबई में उनकी मृत्यु होती है और मुंबई में ही चेत्रा घाट पर भीमराव अम्बेडकर जी की समाधि का निर्माण कर दिया जाता है। और 6 दिसंबर 1956 याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में ये पूछा गया है। तो भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा भी साथ में लेते जाइए, कहीं आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है और नागपुर को संतरा नगरी कहा जाता है, रसीले फलों का अनुसंधान केंद्र यही है। उम्मीद करता हूँ भीमराव अम्बेडकर के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने सपनों के लिए जिएं।